हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की यदि हम बात करते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी मेथड होती है जिसमें हम क्या करते हैं, देखिए डीएनए की विशिष्टता के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति की पहचान करते हैं। इसी विधि को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सबसे पहले तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। इसके बाद हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्या क्या उपयोगिता है, इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि कैसी होती है, कितने चरणों में होती है, वो हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक है क्या। तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो डीएनए फिंगर तकनीक है या टेक्नोलॉजी है, इसको किसने विकसित किया, तो आपको याद रखना है एलेक्स जेफ्रीज ने। किसने? एलेक्स जेफ्रीज। एलेक्स जेफ्रीज नामक एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इस तकनीक को विकसित किया। तो एलेक्स जेफ्रीज ने सबसे पहले 1985 में, तो 1985 में एलेक्स जेफ्रीज ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को विकसित किया। इस तकनीक में देखिए किया क्या जाता है, जो डीएनए होता है, देखिए आपको पता है कि हर एक व्यक्ति की कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं, और कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक हैं उन केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। तो डीएनए की यदि हम बात करेंगे तो आपको तो पता है डबल स्टैंडर्ड संरचना होती है। तो डीएनए की जो विशिष्टता होती है, डीएनए की विशिष्टता के आधार पर ही हम क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति का फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि डीएनए की विशिष्टता के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि डीएनए की विशिष्टता के आधार पर जो डीएनए होता है, इस डीएनए की विशिष्टता के आधार पर क्या कर सकते हैं, डीएनए की विशिष्टता के आधार पर हम किसी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। किसके आधार पर? डीएनए की विशिष्टता के आधार पर। तो डीएनए की विशिष्टता के आधार पर आप देखेंगे, डीएनए की विशिष्टता के आधार पर, तो डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। इसी तकनीक को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो कोई भी डीएनए है, डीएनए की विशिष्टता के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। तो इसी तकनीक को हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब ये जो डीएनए फिंगर तकनीक है, इस तकनीक में आप देखेंगे कि इस तकनीक के बहुत सारे उपयोग हैं। मतलब इस तकनीक का उपयोग हम कई सारे जगहों में करते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई भी फोरेंसिक प्रयोगशाला है, वहां पे इस फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो भी कानूनी समस्याएं होती है, जैसे मान लीजिए बलात्कार हो गया, आपराधिक मामले कोई भी हो गए, कोई भी कानूनी आपराधिक मामले हो गए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का क्या करते हैं, उपयोग करके कानूनी समस्याओं के समाधान में इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्या होता है, कभी कभी परिवार में मातृत्व और पितृत्व की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई अचानक से कोई महिला आकर के बोलती है कि ये व्यक्ति मेरे बच्चे का पिता है, तो आप सिंपल सा दिमाग वहां पे लगाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि यही तकनीक एक ऐसी है जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। तो उस बेटे का और उस पिता का, जिसको बोल रही है वो महिला कि ये इस बच्चे का पिता है, दोनों का हम क्या करेंगे, फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे डीएनए का, और उसके पश्चात हम ये पहचान लगा सकते हैं कि वही व्यक्ति जो है इस बच्चे का पिता है कि नहीं है। उसी प्रकार माता का भी, अगर मान लीजिए कोई कहता है लड़का कि ये मेरी माता श्री है या कुछ भी है XYZ, तो आप सिंपल सी बात है कि इस तकनीक का उपयोग करके ये भी आप पता लगा सकते हैं कि यही महिला जो है इसकी मां है कि नहीं है। तो मातृत्व और पितृत्व की समस्या के समाधान में भी इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इस तकनीक का उपयोग नॉर्मली कानूनी समस्याओं में आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में उपयोग किया जाता है अधिकतर। इसके अलावा मातृत्व और पितृत्व की समस्या के समाधान में किया जाता है। और इसके अलावा मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, इस संबंध को भी व्यक्त करने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक क्या है। तो इसको विकसित किया सबसे पहले एलेक्स जेफ्रीज ने, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। इसके बाद आपको लिखना है परिभाषा। तो आपको लिखना है डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी भी व्यक्ति की पहचान की जाती है। इस तकनीक को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता क्या क्या है। तो हमने आपको पहले ही बताया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कई सारे उपयोग हैं। सबसे पहले तो फोरेंसिक प्रयोगशाला के अंदर आप देखेंगे इसका उपयोग किया जाता है। कोई भी कानूनी समस्याएं अगर उत्पन्न हो गई है तो उसके समाधान में इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अपराधी है, अपराधी की पहचान अगर करना है तो इस तकनीक का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ है, अब मान लीजिए हमको दो व्यक्तियों के ऊपर शक है, तो जो व्यक्ति हमारे शक के दायरे में है उन दोनों व्यक्तियों का डीएनए का सैंपल लेंगे और उनका फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे, और जिसका मर्डर हुआ है उसका सैंपल लेंगे और उसमें से उसके डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे। तो जिसमें से भी उसका फिंगरप्रिंट मिल जाएगा
कुल मिलाकर के वही व्यक्ति क्या है, अपराधी है। तो अपराधी मामलों की भी जानकारी जो है या पहचान जो है इस विधि के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा क्या है, देखिए, यदि किसी व्यक्ति का किसी अन्य जातियों के साथ उसका संबंध क्या है, इसकी भी जानकारी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, हमने आपको क्या बताया कि कभी कभी क्या होता है, परिवार में पितृत्व की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लीजिए समस्या आ गई कि कोई बच्चा कह रहा है कि ये मेरे पिता हैं, तो अब कैसे पहचान करेंगे, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से भी हम इसका पहचान कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको ये 3 इंपॉर्टेंट जो हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता आपको तैयार कर लेनी है। ये यकीन मान के चलिए आपके एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में लगभग आप देखेंगे हाफ ईयरली से लेकर के आपके एनुअल एग्जाम तक में ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस चैप्टर से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीएनए की संरचना हो गई, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, लैक ऑपरेंड मॉडल हो गया, ये सारे के सारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको डेफिनेट रूप से तैयार करना है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसकी उपयोगिता आपने देखी। अब इसके बाद हम देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता तो हमने देख ली। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हम विधि देखते हैं। तो आप देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो विधि होती है ये कई चरणों में संपन्न होती है। यहां पे आप देख सकते हैं जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th और 6th मतलब 6 चरणों के अंदर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो विधि है ये टोटल तैयार होगी। देखिए, सबसे पहले यहां पे किया क्या जाता है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है डीएनए का विलगन। क्या है डीएनए का विलगन? विलगन का मतलब क्या है डीएनए का? देखिए, आमतौर पे आप देखे होंगे कहीं पे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया तो वहां पे हम उसके ब्लड से क्या करते हैं, सैंपल तैयार करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले तो उसके ब्लड से हम सैंपल तैयार करते हैं। तो जो सैंपल हम लेते हैं वो सैंपल हमारा ब्लड का लेते हैं, या इसके अलावा हम किसी भी व्यक्ति की जैसे बाल है, बाल की जड़ों में भी क्या होता है, डीएनए उपस्थित होता है। तो उसकी बाल की जड़ों से भी हम क्या कर सकते हैं, डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार कर सकते हैं, उसका सैंपल ले सकते हैं। तो इसके अलावा हमने आपको क्या होता है, हेयर यानी कि बाल से भी ले सकते हैं। इसके अलावा वीर्य से भी ले सकते हैं। किसके ले सकते हैं? वीर्य से भी हम क्या कर सकते हैं, वीर्य हो गया, बोन मैरो हो गई, अस्थि मज्जा, तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इनमें भी क्या होता है, डीएनए उपस्थित होता है। तो सिंपल सी बात है कि हमको क्या करना है, डीएनए को पृथक करना है। किसमें से? तो जो हमने सैंपल प्राप्त किया है। अब सैंपल कैसे मान लीजिए प्राप्त करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खत्म हो गया है, तो जो व्यक्ति खत्म हो गया है उस व्यक्ति का हमको पहले सैंपल लेना है। और जो व्यक्ति शक के दायरे में है, जैसे मान लीजिए हमको 3 व्यक्तियों के ऊपर शक है कि इनमें से किसी ने इसका मर्डर किया है, तो हम उन तीनों व्यक्तियों के डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे, यानी तीनों व्यक्तियों के ब्लड का सैंपल लेंगे। या ब्लड के अलावा भी इनसे ले सकते हैं, बाल से ले सकते हैं, वीर्य से ले सकते हैं, अस्थि मज्जा से ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले स्टेप यही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि का कि हमको डीएनए का विलगन करना है। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि सबसे पहले तो हमको सैंपल प्राप्त करना है किसी भी व्यक्ति का। तो जो व्यक्ति खत्म हुआ है उसका हम फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे, तो सबसे पहले तो उसका सैंपल लेना है। और 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति जिनके ऊपर हमको शक है उनका सैंपल हमको लेना है। अब सैंपल लेने के बाद हम क्या करेंगे, पहला स्टेप करेंगे डीएनए का विलगन। डीएनए के विलगन का मतलब क्या है कि उस सैंपल से डीएनए को हम क्या करेंगे, पृथक करेंगे, यानी कि अलग करेंगे। और इसी विधि को हम बोलते हैं डीएनए का विलगन, यानी कि पृथक करना। तो डीएनए का विलगन होगा पहले स्टेप में, सिंपल सी बात है। तो हमने अगर कोई सैंपल लिया है, उस सैंपल से हमने मान लीजिए ये डीएनए को क्या कर लिया, सबसे पहले पृथक कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, डीएनए का विलगन, यानी डीएनए को हम क्या करेंगे, पृथक करेंगे। किसमें से? सैंपल से। तो जो हमने सैंपल लिया उस सैंपल से डीएनए को पृथक करेंगे। इस विधि को हम बोलते हैं डीएनए का विलगन। तो ये फर्स्ट विधि है किसकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। चलिए दूसरा विधि क्या है यहां पे, डीएनए का पाचन। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्टेप है डीएनए का पाचन। पाचन का मतलब आप पढ़े होंगे, जैसे नॉर्मली आप पढ़े होंगे, पाचन का मतलब क्या होता है, जैसे आप खाना खाते हैं, उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या है, पाचन है। तो सेम उसी प्रकार से यहां पे है। अब हमारा जो डीएनए प्राप्त हुआ है, इस डीएनए को हमको क्या करना है, कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करना है। तो हमको डीएनए के कई छोटे छोटे खंडों में अलग करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक हम लेते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। क्या लेते हैं, जैसे आप परख नली लेते हैं उसी प्रकार आपको एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लेना है। और इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में हम क्या करते हैं, इस डीएनए को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इस डीएनए को हम ले लेते हैं। जिस डीएनए को हमको क्या करना है, पृथक करना है, मतलब अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, डीएनए को एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर लेकर के रख लेते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए के अणुओं को काटने का या तोड़ने का काम करता है।
आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि डीएनए की आणविक कैंची किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ये एक प्रकार का एंजाइम होता है और इसी को हम डीएनए की आणविक कैंची कहते हैं। यानी आणविक कैंची का मतलब होता है, कैंची का काम होता है काटना, यानी कि अलग अलग खंडों में अलग करना। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हम मिला देंगे किसमें, इसको भी हम डाल देंगे इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डीएनए को सबसे पहले हमने पृथक किया, फिर उस डीएनए को हमने सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाला और उसमें हमने क्या डाल दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल दिया। तो जब हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल दिया तो ये डीएनए के कई सारे छोटे छोटे इस प्रकार से खंड बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डीएनए के इस प्रकार से छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, फिर खंड बन जाएंगे। तो इस प्रकार से ये डीएनए के छोटे छोटे खंड यहां पे बन चुके हैं। अब यहां पे हम आते हैं तीसरे स्टेप में। तो तीसरा स्टेप हमारा है डीएनए खंडों का पृथक करना। तो देखिए अभी हमने डीएनए को अलग किया था, अब डीएनए के खंडों को अलग करेंगे, मतलब डीएनए के कई अलग अलग खंड बनाएंगे हम। तो डीएनए के खंडों को हम क्या कर लेंगे, अलग अलग करेंगे। अभी हमने डीएनए का पाचन किया, मतलब कई डीएनए को हम छोटे छोटे अणुओं में हमने तोड़ दिया। अब इसके बाद क्या होगा, डीएनए के कुछ खंडों को हम अलग करेंगे, मतलब डीएनए जैसे पूरा डीएनए है उस डीएनए में से डीएनए के कुछ खंडों को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो ये तो रही किसी एक व्यक्ति की बात। जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है, ये मान लीजिए ये प्रक्रिया हम अपना रहे हैं किसके ऊपर, जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है। और सेम इसी प्रक्रिया को आप जितने व्यक्तियों के ऊपर आपको शक है उन सभी का भी सेम यही 6 स्टेप करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डीएनए का विलयन किया, मतलब जो हमने सैंपल प्राप्त किया उस सैंपल से हमने डीएनए को पृथक किया, जिसको हम बोलते हैं डीएनए का विलयन। इसके बाद जो हमारा डीएनए हमको प्राप्त हुआ उस डीएनए को हम एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लेंगे और उसमें हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल देंगे, जिससे होगा क्या, जिससे आप देखेंगे कि डीएनए के खंड जो है क्या हो जाएंगे, पृथक पृथक हो जाएंगे। यानी आप डीएनए के खंड पृथक नहीं होंगे, यहां पे डीएनए का पाचन हो जाएगा, डीएनए जो है छोटे छोटे अणुओं में यहां पे टूट जाएगा। अब तीसरा जो स्टेप है क्या कह रहा है, डीएनए खंडों का पृथक्करण। तो डीएनए खंडों के पृथक्करण में क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। क्या कराते हैं हम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एक आप देखेंगे आयताकार बॉक्स होता है इस प्रकार से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब कराते हैं तो एक आयताकार क्या होता है, इस प्रकार से पात्र होता है ये। तो इस प्रकार से एक आयताकार पात्र होता है और इस पात्र में जगह जगह क्या होते हैं, जितने सैंपल का हमको फिंगरप्रिंट तैयार करना है, जितने डीएनए का, उतने खंड यहां पे, उतने गड्ढे यहां पे बने रहेंगे इस प्रकार से, उतने गड्ढे यहां पे बने रहेंगे। जैसे मान लीजिए 4 हमको डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार करना, तो यहां पे 4 गड्ढे यहां पे दिखाई देंगे। अब आप क्या देखेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में होगा क्या, ये हमारा एक आयताकार पात्र है। इस आयताकार पात्र में आप देखेंगे जितने डीएनए का हमको फिंगरप्रिंट तैयार करना है उतने यहां पे गड्ढे होते हैं और उन गड्ढों के अंदर हम क्या करेंगे, डीएनए को क्या कर देंगे भैया, इन गड्ढों के अंदर डीएनए के जो खंड है छोटे छोटे, इन डीएनए खंडों को हम क्या कर देंगे, अंदर डाल देंगे। तो हर एक गड्ढे के अंदर हम एक डीएनए के अणु को डाल देंगे। अब इससे होगा क्या, इसमें करना क्या है हमको, इसमें हमको यह करना है कि यहां पे हमको लगाना है 2 ठो स्टैंड। स्टैंड का मतलब यहां पे स्टैंड आप नहीं बोलेंगे, यहां पे आप इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे आप इसे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो 2 इलेक्ट्रोड लगाना है। अब सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए हमारा ऋणावेशित अणु होता है, यानी कि ऋणात्मक प्रकृति का होता है। तो जहां पर हमने डीएनए अणुओं को अंदर रखा है गड्ढे में, वहां पास हमारा निगेटिव चार्ज होगा और इधर साइड पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड होगा। और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ करके हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, वैसे ही डीएनए इसमें से निकल करके इस प्रकार से डीएनए जो है इधर पॉजिटिव साइड जो है आने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, पॉजिटिव साइड आने लगेंगे इस प्रकार से निकल करके। तो जितने भी डीएनए हैं, जैसे ही हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक जेल भर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको आसानी से समझना है, कुछ नहीं है इस प्रक्रिया में। सबसे पहले हमने क्या किया, सैंपल से डीएनए को अलग कर लिया, जिसको हमने क्या बोला, डीएनए का विलयन। फिर हमने दूसरे स्टेप में क्या किया, एक हमने सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लिया। इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, इस डीएनए को हमने रख दिया और साथ ही साथ हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हमने इसमें डाल दिया। तो जब हमने इसमें डाल दिया तो डीएनए के कई सारे छोटे छोटे अणु जो है बन गए। तो अब जब डीएनए के छोटे छोटे अणु बन गए, तब हमको क्या करना है, तीसरे स्टेप में आना है, यानी डीएनए खंडों को हमको क्या करना है, पृथक करना है। तो डीएनए के खंड कैसे पृथक होंगे, तो इसके लिए हम कराएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, एक आयताकार बॉक्स होता है,
इस आयताकार बॉक्स के अंदर क्या होते हैं, जितने डीएनए का हमको फिंगरप्रिंट तैयार करना है उतने गड्ढे होते हैं। तो ये सभी के सभी आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए 4 ठो हमको डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार करना है, तो 4 गड्ढे इसके अंदर हमने बना रखे हैं। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जिधर साइड हमारा डीएनए है, जिधर साइड हमारा डीएनए है उधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। हमने हर एक गड्ढे के अंदर एक एक डीएनए के अणु को हमने अंदर डाल दिया है, सिंपल सी बात है। अब डीएनए हमारा ऋणावेशित अणु होता है, तो डीएनए के पास हमने ऋणावेशित वाला इलेक्ट्रोड बनाया है और दूरी हमने कौन सा बनाया है, पॉजिटिव आवेशित वाला इलेक्ट्रोड बनाया है। तो अब क्या होगा, इसके अंदर हम एक जेल भर देंगे, जेल भर देंगे और फिर जब हम इन दोनों इलेक्ट्रोडों को विद्युत धारा, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ करके विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो होगा क्या कि ये जो डीएनए है, डीएनए के अणु इस प्रकार से टहलते टहलते कहां पहुंच जाएंगे, ये चले जाएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड साइड। कहां चले जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड साइड आ जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमारा है चौथा स्टेप, जिसको हम बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। क्या बोलते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। सिंपल सी प्रोसेस है चौथी स्टेप, इसमें कुछ नहीं करना है। एक नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर होता है, जैसे आप नॉर्मल पेपर का यूज करते हैं, आप किताबों वाला नॉर्मल पेपर जैसे होता है उसी प्रकार एक नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर होता है, या नायलॉन का पेपर भी आप इसकी जगह ले सकते हैं। तो कुछ नहीं है, बस ये जो हमारा पूरा का पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ है, यानी कि डीएनए खंडों को हमने पृथक किया है, तो डीएनए खंडों को पृथक करने के लिए हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। ये जो पूरा का पूरा हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसके ऊपर हम एक पेपर रख देते हैं जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर। तो हमने क्या किया, जो हमारा आयताकार बॉक्स है उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, उसके ऊपर हमने एक रख दिया नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर। अब होगा क्या, नाइट्रोसेल्यूलोज को पेपर के रखने के पश्चात उसके ऊपर हम आधा किलो का लगभग कुछ वजन रख देते हैं। क्या रख देते हैं, कुछ भारी चीज रख देते हैं, आधा किलो का लगभग, जिसका भार हो। तो होगा क्या कि जब इस आयताकार पात्र के ऊपर हमने क्या किया, एक नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर हमने रख दिया और उसको हमने दबा दिया, तो इसके पश्चात होगा क्या कि ये जो डीएनए के खंड थे, पूरे के पूरे जो डीएनए के अणु थे वो किस पर चिपक गए। अब डीएनए के अणु अब चिपक गए किसमें, नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर में। तो हमने नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर में किसको पृथक कर लिया, डीएनए के खंडों को पृथक कर लिया। तो सीधी सी बात है, चौथे स्टेप में क्या करना है, ये जो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ है इसके ऊपर हमको एक नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर रखना है और उसके ऊपर आधा किलो वजन का कुछ भार जो है उसके ऊपर दबा देना है, जिसके कारण डीएनए के अणु चिपक जाएंगे किसमें, नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर में। तो जब नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर में चिपक जाएंगे डीएनए अणु तो उसको हम पृथक कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे VNTR प्रोब का उपयोग। VNTR के उपयोग, इसका मतलब क्या है, देखिए VNTR प्रोब इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में होगा ये कि अब देखिए एक चीज और आपको याद रखना है, जैसे हमने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब कराया तो हम इसके अंदर एक क्षारीय पदार्थ भी मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, क्षारीय पदार्थ भी हम इसके अंदर मिला देते हैं। तो क्षारीय पदार्थ जब मिला देते हैं तो उससे होता क्या है कि डीएनए की जैसे आप श्रृंखला देखे हैं, तो डीएनए की श्रृंखला आप देखें कैसी होती है, डीएनए की श्रृंखला द्विगुणित होती है। तो जब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने कराया, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान हम क्या करेंगे, एक क्षारीय द्रव जो है इसके अंदर मिला देंगे, जिस कारण क्या होगा, जो डीएनए की द्विगुणित संरचना होती है इसके दोनों श्रृंखला क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो जब दोनों श्रृंखला अलग अलग हो जाते हैं तो हमारा जो नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर है उसमें जब डीएनए के खंड आएंगे तो दोनों श्रृंखला क्या होगी, उनकी अलग अलग होगी। तो उस अलग अलग श्रृंखला को फिर से जोड़ने के लिए यानी द्विगुणित बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डीएनए संकरण बनता है। क्या बनता है, डीएनए संकरण का बनता, संकरण का बनना। मतलब जब VNTR प्रोब का उपयोग करेंगे तो इसमें डीएनए संकरण बनेगा। क्या बनेगा, डीएनए संकरण बनेगा, मतलब नए प्रकार के डीएनए का समावेश होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए डीएनए के किसी खंड को मान लीजिए हमने अलग किया, 3 व्यक्तियों का डीएनए खंड मान लो हमने ऐसे अलग किया, तो अब आपको पता है कि डीएनए खंडों के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइडों का आप देखे हैं कि न्यूक्लियोटाइडों का क्या होता है, एक क्रम होता है। तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए के खंडों में किस प्रकार से उपस्थित रह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एडेनिन हो गया, इसके अलावा एडेनिन के बाद ग्वानिन उपस्थित हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है और इसके बाद थायमिन। या तो इस प्रकार से पूरे के पूरे जो हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं इनका क्रम उपस्थित हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि एडेनिन ग्वानिन है, फिर से एडेनिन ग्वानिन आ गया, फिर से एडेनिन ग्वानिन आ गया। इस प्रकार से क्रम में भी डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड उपस्थित हो सकते हैं। सेम उसी प्रकार अगला आप करिए, यहां पे ऐसा भी हो सकता है, यहां पे आपको बस थोड़ा चेंज कर लेना है, क्योंकि एडेनिन के साथ ग्वानिन नहीं आता है, एडेनिन के साथ यहां पे क्या आएगा,
एडेनिन के साथ यहाँ पे थाइमीन आएगा, क्या आएगा, तो एडेनिन के साथ यहाँ मान लीजिए थाइमीन आ गया, फिर एटी आ गया, फिर एटी आ गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो हमारा चौथा स्टेप हुआ है जिसको हमने बोला साउदर्न ब्लॉटिंग, इसमें हमने क्या किया कि नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर को हमने इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर हमने क्या कर दिया, रख दिया। और जब इसको हमने चिपा दिया इसके ऊपर, तो इसमें क्या हुआ, जो डीएनए के अणु थे चिपक गए किसमें, नाइट्रोसेल्यूलोज के फिल्टर मेम्ब्रेन में। तो अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसका अब हम VNTR प्रोब का उपयोग करेंगे। यानी अगर मान लीजिए VNTR का मतलब है कि अगर मान लीजिए डीएनए की एक श्रृंखला है, जैसे जो हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर, उसमें डीएनए के बहुत सारे खंड आ चुके हैं। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए उसके अंदर अगर एडेनिन, उसके अंदर मान लीजिए अगर एडेनिन और ग्वानिन है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, इस प्रकार से अगर क्रम में व्यवस्थित हैं, तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक अलग से हम क्या करेंगे, यहां पे न्यूक्लियोटाइडों का क्रम जो है बाहर से इकट्ठा करेंगे। यानी अलग से हम क्या करेंगे, डीएनए का संकरण बनाएंगे। तो हम एडेनिन वाले न्यूक्लियोटाइड के नीचे थाइमिन वाला न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे, फिर ग्वानिन के नीचे साइटोसिन वाला, साइटोसिन के नीचे ग्वानिन वाला, थाइमिन के नीचे एडेनिन वाला, और इस प्रकार से जोड़ करके एक डीएनए का द्विकुंडलित अणु जो है हम यहां पे बना देते हैं। तो इसी को बोलते हैं डीएनए संकरण का बनना। मतलब फिर से डीएनए का संकरण बन जाएगा, एक डीएनए की पुरानी श्रृंखला है और एक डीएनए की नई श्रृंखला बन जाएगी। यानी दोनों श्रृंखलाएं जब मिलेगी तो डीएनए का संकरण बन जाएगा, यानी कि हाइब्रिड डीएनए यहां पे बन जाएगा। तो जो हमारा हाइब्रिड डीएनए बना है, ये प्रक्रिया हम सबके ऊपर करके देखेंगे। अब इसके बाद एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। यहां पे ऑटो है तो इसको आप ऑटो बना लीजिए। पांचवा के बाद हमारा जो छठा और आखिरी स्टेप है, इसको हम बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में हम क्या करते हैं, सिंपल सा स्टेप है कि ऑटो रेडियोग्राफी में हम एक्सरे फिल्म लगाते हैं, और ये जो एक्सरे फिल्म हम लगाते हैं इस पे कई सारे प्रोब बन जाते हैं और उन्हीं प्रोब को हम मिलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपराधी व्यक्ति के ऊपर क्या किया, अपराधी व्यक्तियों के अलग अलग अपराधियों व्यक्तियों के ऊपर हमने ये विधि अपनाई। तो ये तो हमने केवल एक के लिए बताया है। जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति मृत है उस मरे हुए व्यक्ति का हमको क्या करना है, डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करना है। तो इस 6 स्टेप के द्वारा हमने किसी एक व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट बना लिया। यानी लास्ट में हमको डीएनए के बहुत सारे प्रोब दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, डीएनए के प्रोब दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से अगर हमको 3 व्यक्तियों के ऊपर शक है तो उन तीनों व्यक्तियों का हमने डीएनए फिंगरप्रिंट इसी प्रकार से इसी 6 स्टेप के माध्यम से तैयार कर लेंगे। अब अगर उनके प्रोब के अंदर जो बैंड्स हैं, बैंड्स अगर एक समान दिखाई देते हैं, तो जिस भी व्यक्ति का बैंड्स मृत व्यक्ति के बैंड से एक समान अगर मैच हो जाता है तो इसका मतलब उसी व्यक्ति ने अपराध किया है। और जिन व्यक्तियों का बैंड्स यानी जो प्रोब बना है, उस प्रोब के जो बैंड्स दिखाई देंगे हमको, अगर वो मृत व्यक्ति के समान नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति ने मृत नहीं किया, यानी उस व्यक्ति ने मर्डर नहीं किया है। तो सिंपल सी बात है कि हम 6 स्टेप अपनाएंगे और 6वें स्टेप में हमको क्या प्राप्त हो जाता है, डीएनए का फिंगरप्रिंट प्राप्त हो जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो डीएनए का खंड था उसमें हमको प्रोब मिल चुका है। कई सारे प्रोबों में हमको कई सारे क्या दिखाई दे रहे हैं, पूरे के पूरे प्रोब के अंदर डीएनए के जो खंड दिखाई दे रहे हैं, डीएनए के बैंड्स दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से बैंड्स दिखाई देंगे, इस प्रकार से बैंड्स दिखाई देंगे। 1 बैंड्स हो गए, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप देखेंगे कि जैसे 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े में से आप किसी भी 3-4 जोड़ों को ले लीजिए और 3-4 जोड़ों का आप मिला लीजिए। पर आपको लेना क्या है, सेम लेना। जैसे मान लीजिए आप अपराधी व्यक्ति का अगर 5वां, 7वां और 13वां जोड़ा अगर ले रहे हैं, तो उसी प्रकार आपको अपराधी व्यक्ति का 5वां, 7वां और 13वें जोड़े के ही बैंड्स को आपको मिलाना पड़ेगा। तो अगर प्रोब के अंदर बने जो बैंड्स हैं, अगर उनकी संख्या सेम मिल जाती है, इसका मतलब है कि उसी व्यक्ति ने अपराध किया है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि है, इसमें हमने सबसे पहले डीएनए का विलगन किया। इसका मतलब यह है कि जो हमने सैंपल प्राप्त किया उसमें से हमको क्या करना है, डीएनए को पृथक करना है, जिसको हम बोलते हैं क्या, डीएनए का विलगन। इसके बाद हमको क्या करना है, डीएनए का पाचन करना है। मतलब जो हमारा डीएनए प्राप्त हुआ है इसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ना है। तो छोटे छोटे खंडों में हमने क्या लिया, इसको तोड़ लिया। तो हमने कैसे तोड़ा, एक सेंट्रीफ्यूज लिया। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को भी डाल दिया, जिस चलते डीएनए के कई सारे खंड जो है अलग अलग हो जाते हैं। फिर हमने क्या कराया, डीएनए के खंडों का हमने पृथक्करण किया। तो डीएनए के अब छोटे छोटे खंडों को अलग करना है, डीएनए के अणुओं को अलग करना है। तो उसके लिए हम क्या कराएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, जिसमें हमने क्या किया, एक आयताकार बॉक्स लिया, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए और जितने डीएनए का हमको फिंगरप्रिंट तैयार करना है उतने डीएनए हमने ले लिया और सभी गड्ढों के अंदर हमने एक एक जोड़ी डीएनए को
एक एक डीएनए को हमने अंदर रख दिया। इसके बाद हमने इलेक्ट्रोड लगाया तो हमने देखा कि जो डीएनए थे हमारे ये निगेटिव चार्ज से निकल करके कहां जाने लगे, पॉजिटिव चार्ज की ओर जाने लगे। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि इसमें कुछ क्षारीय पदार्थ मिला दिया, जिस चलते डीएनए के जो द्विकुंडली संरचना होती है वो क्या हो जाती है, सिंगल, मतलब कि श्रृंखला जो है अलग अलग हो जाती है। फिर हमने क्या किया, इसमें साउदर्न ब्लॉटिंग किया, नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर को लगाया। तो इस तकनीक के ऊपर हमने क्या किया, ये जो पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज जो पेपर था इसको हमने क्या कर दिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर हमने उस नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर को रख दिया और उसके ऊपर से कुछ ढक दिया हमने, मतलब चिपा दिया हमने। क्या किया, ऊपर से कुछ भारी सामान रख दिया, लगभग आधे किलो का। तो डीएनए के जो भी फिंगरप्रिंट थे, मतलब डीएनए के जो भी खंड थे अलग अलग हुए थे, वो सब किसमें चिपक गए, वो सब चिपक गए नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पे चिपक गए। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डीएनए का प्रोब बनाया, मतलब जो डीएनए के खंड एक श्रृंखला अलग हुई थी उसकी हमने एक दूसरी श्रृंखला बनाई नाइट्रोजनी क्षारकों के माध्यम से और न्यूक्लियोटाइडों के माध्यम से। तो हमने डीएनए का संकरण प्राप्त किया। इसके पश्चात हमने ऑटो रेडियोग्राफी कराया, यानी कि डीएनए के सामने हमने क्या करा, ऑटोग्राफी यानी कि एक्सरे फिल्म लगाई हमने, जिसमें कि हमको कई सारे प्रोब दिखाई दिए और उस प्रोब में अलग अलग बैंड्स दिखाई देते थे। तो हम बैंड्स को आपस में मिलाए और जिस व्यक्ति के साथ बैंड्स मिल गए अपराधी व्यक्ति का, मतलब उसी व्यक्ति ने अपराध किया। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि है, इसको भी आपको तैयार करना है। नॉर्मली आपके एग्जाम में आता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता लिखी है और इसकी विधि लिखी है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और यदि आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 9685 29 91 49 पर, 9685 29 91 49 पर। तो आपको हैंड रिटन नोट्स जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा इस नंबर पे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।